मतलब पूरे अपोजिशन पार्टीज ने सवाल उठाया कि कैसे एक रूलिंग पार्टी के सीनियर लीडर का बेटे के रिजॉर्ट में सेक्स रैकेट चल रहा था और किसी को पता नहीं था। इन्होंने कहा कि ओनर पुलकित आर्या और उसके 2 एम्प्लॉय सौरभ भास्कर जो मैनेजर था और अंकित गुप्ता जो असिस्टेंट मैनेजर था, ये लोग उस पर दबाव बना रहे थे कि वो गेस्ट को स्पेशल सर्विस दे। आम आदमी पार्टी के दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने कहा, जो लोग धर्म के नाम पर लाठियां लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं, वो अंकिता जो एक हिंदू की बेटी थी उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे। जिस रात अंकिता का मर्डर हुआ उस रात से एक रात पहले एक वीआईपी रिजॉर्ट में गया था, और वो वीआईपी कौन था? तो वो वीआईपी था दुष्यंत कुमार गौतम। देखिए, अंकिता भंडारी का जन्म 11 नवंबर 2003 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के सरीकोट गांव में हुआ था। अंकिता एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से थी, जहां फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बावजूद फैमिली ने हमेशा एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। अंकिता के फादर बीरेंद्र सिंह भंडारी एक फॉर्मर सिक्योरिटी गार्ड थे, जो अपने फैमिली का देखभाल करने के लिए मजदूरी और खेती का काम करते थे। इनकी मदर सोनी देवी एक आंगनबाड़ी वर्कर थी। अंकिता की फैमिली में एक बड़े भाई अजय सिंह भंडारी भी थे, जो दिल्ली में एक प्राइवेट फार्म में काम करते थे। अंकिता अपने पेरेंट्स की दूसरी संतान थी और घर में इकलौती बेटी होने के कारण परिवार की आंख की तारा थी। ये परिवार अपनी गाय का दूध बेचकर और खेती से मिली इनकम से अपना गुजारा करता था। अंकिता बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी टैलेंटेड थी। इन्होंने बीआर मॉडर्न स्कूल पौड़ी गढ़वाल में 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की पढ़ाई पूरी की। अंकिता एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और इन्होंने अपने 12th के एग्जाम में 88% मार्क्स हासिल किए। ये अपनी स्कूल की टॉपर भी रही और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी जीती। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी अंकिता के सिंपलिसिटी और इंटेलिजेंस की तारीफ की थी। हर साल एग्जाम में टॉप करने वाली अंकिता में बड़े सपने थे। इनकी मदर सोनी देवी के अकॉर्डिंग अंकिता बेहद इंटेलिजेंट थी और कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। एक दिन प्लेन्स में अपना खुद का घर बनाने का सपना। लेकिन 12th पास करने के बाद अंकिता ने होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने का फैसला किया, जिसके वजह से इन्होंने यानी अंकिता ने साल 2021 में देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूट में होटल मैनेजमेंट में 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए एडमिशन ले लिया और 6 महीना होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो हालात बने उसमें अंकिता के फादर की नौकरी चली गई। घर में पैसों की और भी ज़्यादा किल्लत हो गई। कोर्स की फीस भरना मुश्किल हो गया। 45,000 रुपए की फीस जुटाना इस फैमिली के लिए पहाड़ जैसा था। तो आखिरकार अंकिता को दिल पर पत्थर रखकर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इनके सपने अधूरे रह गए लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। अब क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से घर की फाइनेंशियल कंडीशन और ज़्यादा खराब हो गई और इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इसलिए ये चाहती थी कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करे और इसके लिए अंकिता ने नौकरी ढूंढना शुरू किया। अब देखिए, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसे भी कम होती है, जिसके कारण यूथ को जॉब के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है। लेकिन अंकिता के साथ इनका एक दोस्त होता है पुष्पदीप, जो जम्मू से था, और इन्होंने ही बताया कि ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है। अब ये रिसेप्शनिस्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिसेप्शनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो होटल या रिजॉर्ट के एंट्रेंस पर यानी रिसेप्शन काउंटर पर बैठता है और आने वाले गेस्ट का वेलकम करता है। आसान शब्द में बताऊं तो रिसेप्शनिस्ट होटल का पहला चेहरा होता है, जो आने वाले गेस्ट से बात करता है और उनकी मदद करता है। और यही रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी थी ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में, जो अंकिता के दोस्त पुष्प ने बताया था। रिजॉर्ट का नाम था वनंतरा, जो यमकेश्वर एरिया में ऋषिकेश के पास सिचुएटेड था। ये रिजॉर्ट पौड़ी से करीब 150 किलोमीटर दूर था और ये रिजॉर्ट बेहद खूबसूरत था, चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ। ओवरऑल रिजॉर्ट बहुत बढ़िया था। लेकिन इस रिजॉर्ट का ओनर था पुलकित आर्या। पुलकित कोई साधारण आदमी नहीं था, ये बीजेपी के सीनियर लीडर विनोद आर्या का बेटा था। विनोद आर्या उत्तराखंड में काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे और इनके पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत मजबूत थे। पुलकित ने ये रिजॉर्ट अपने दोस्त अंकित गुप्ता के साथ मिलकर चलाया था। इस रिजॉर्ट में टूरिस्ट आते थे और यहाँ काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी, लेकिन अंकिता के लिए कोई चारा नहीं था। इन्हें पैसे कमाने थे, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करनी थी, इसलिए इन्होंने रिसेप्शनिस्ट का काम ले लिया। यानी 28 अगस्त 2022 को अंकिता ने वनंता रिजॉर्ट में अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की। इन्हें 10,000 रुपये मंथली सैलरी मिलनी थी। पहले दिन इनके फादर ने इन्हें रिजॉर्ट छोड़ा और वो आखिरी बार था जब इन्होंने अपनी बेटी को हंसते मुस्कुराते देखा। रिजॉर्ट काफ़ी रिमोट इलाके में था, इसलिए अंकिता को वही रिजॉर्ट के अंदर ही रहना पड़ता था। ओनर पुलकित आर्या ने इन्हें रिजॉर्ट में ही एक कमरा दे दिया था और अंकिता अपने काम में मन लगाकर लगी रहती थी। इन्हें लगा कि अब इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ गई है, अब वो अपने फैमिली की मदद कर पाएंगी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। रिजॉर्ट में काम करते हुए कुछ हफ्ते बीते होंगे कि अंकिता को कुछ अजीब बातें नोटिस होने लगी। रिजॉर्ट में जो गेस्ट आते थे उनमें से कुछ लोगों का बिहेवियर थोड़ा अलग था। पुलकित और इसका साथी अंकित कभी कभी अंकिता से कुछ ऐसी बातें कहते जो अंकिता को अनकंफर्टेबल करती। ये दोनों इनसे कहते कि रिजॉर्ट के स्पेशल गेस्ट का एक्स्ट्रा केयर लेना होगा। शुरुआत में अंकिता को समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए पुलकित और अंकित का प्रेशर बढ़ता गया।
ये अंकिता से कहने लगे कि कुछ मेल गेस्ट के साथ उसे स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। सीधे शब्दों में कहे तो ये दोनों अंकिता को क्लाइंट्स के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए फोर्स कर रहे थे। ये सुनकर अंकिता शॉक्ड रह गई और इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा कि वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने आई है, ऐसा कोई गलत काम करने नहीं। लेकिन इसी पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी जब पुलकित, आर्या और अंकिता पर गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए प्रेशर बना रहे थे, तभी अंकिता ने अपने दोस्त पुष्प को बताना शुरू किया कि रिजॉर्ट में क्या हो रहा है। इन्होंने कहा कि ओनर पुलकित आर्या और उसके 2 एम्प्लॉय, सौरभ भास्कर जो मैनेजर था और अंकित गुप्ता जो असिस्टेंट मैनेजर था, ये लोग उस पर दबाव बना रहे थे कि वो गेस्ट को स्पेशल सर्विस दे। मतलब साफ था, अंकिता को प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा रहा था, जबकि अंकिता एक वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड और ट्रेडिशनल लड़की थी और इन्होंने साफ मना कर दिया ऐसा करने से। एक बार इन्होंने अपने दोस्त पुष्प को व्हाट्सएप पर बताया था, आई मे बी पुअर बट आई वोंट सेल माई सेल्फ फॉर 10,000, मतलब मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन अपने आप को 10,000 में नहीं बेचूंगी। यानी अंकिता का कहने का मतलब साफ था, इनके लिए इनका सेल्फ रिस्पेक्ट कीमती है और इसलिए इन्होंने किसी भी गेस्ट और वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना कर दिया था। मतलब इन्होंने इस गंदे काम से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन पुलकित और इनके साथी इन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। कभी ये इन्हें लालच देते, कहते कि ज्यादा पैसे मिलेंगे, कभी डराते कि जॉब चली जाएगी, लेकिन अंकिता अपनी बात पर अड़ी रही। इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। इस बीच अंकिता ने अपने घर वालों को थोड़ा बहुत हिंट दिया कि रिजॉर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है। इन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और ये जॉब छोड़ना चाहती है। लेकिन इन्होंने पूरी बात नहीं बताई थी, शायद इसलिए क्योंकि ये अपने पेरेंट्स को टेंशन में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए इनके घर वाले को समझ नहीं आया कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। साथ ही अंकिता का एक दोस्त भी था जिसका नाम था पुष्प चौधरी, जिसके बारे में मैं आपको पीछे बताया हूँ। तो अंकिता ने पुष्प को भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था कि रिजॉर्ट के ओनर्स उससे गलत काम करवाना चाहते हैं और वो बहुत परेशान है। पुष्प ने इन्हें सपोर्ट किया और कहा कि वो जल्द से जल्द वहां से रिजाइन कर दे। पुष्प और अंकिता की यहाँ पर सारी व्हाट्सएप चैट है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया, अंकिता ने पुष्प को भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था कि रिजॉर्ट के ओनर्स उनसे गलत काम करवाना चाहते हैं और वो बहुत परेशान है। पुष्प ने इन्हें सपोर्ट किया और कहा कि वो जल्द से जल्द वहां से रिजाइन कर दे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। पुलकित आर्या एक पावरफुल फैमिली से था। इनका फादर विनोद आर्या बीजेपी के सीनियर लीडर थे, इसलिए इसे पता था कि अगर अंकिता ने कहीं बाहर ये बातें बता दी या किसी को कंप्लेन कर दी तो इसका और इसके रिजॉर्ट का रेप्यूटेशन खराब हो जाएगा, पुलिस केस भी हो सकता था। इसलिए ये अंकिता को भी धमकाते रहता था कि चुप रहे वरना उसके साथ बुरा होगा। अब सितंबर 2022 आ गया था। अंकिता मेंटली बहुत परेशान थी, ये जॉब छोड़ना चाहती थी लेकिन साथ ही डरी हुई भी थी क्योंकि पुलकित आर्या अंकिता को धमका रहा था। और फिर 17 सितंबर 2022 को अंकिता को अचानक उसके कमरे से नीचे एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। पुलकित ने कहा कि ऊपर वाले कमरे गेस्ट को दिए जाने हैं, लेकिन अंकिता को शक हुआ लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। और फिर अगले दिन यानी 18 सितंबर का दिन अंकिता की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उस दिन अंकिता की पुलकित के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई। रिजॉर्ट के एक स्टाफ मेंबर अभिनव ने बताया कि उसने पुलकित को अंकिता का मुंह दबाते हुए देखा था जब वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। अंकिता मदद के लिए रो रही थी। उसके बाद पुलकित करीब 1 घंटे तक अंकिता के कमरे में बंद दरवाजे के पीछे था। अब सवाल उठता है कि उस घंटे में क्या हुआ। तो ये बातें आपको आगे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसी दिन यानी 18 सितंबर को पुलकित और इसके साथियों ने अंकिता पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस देनी है। लेकिन अंकिता ने ये घटिया काम करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण इनके बीच बहस हुई और फिर झगड़ा हुआ। शाम के करीब 8 बजे के आसपास अंकिता ने अपने पेरेंट्स के फोन उठाने बंद कर दिए। पुष्प ने भी उसे कई बार कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर पुष्प ने डायरेक्टली पुलकित आर्या को कॉल किया तो पुलकित आर्या ने जवाब दिया अंकिता अपने रूम में चली गई है। इसके बाद जो हुआ वो दर्दनाक से भी दर्दनाक था। रिजॉर्ट के एक स्टाफ मेंबर को बताया गया था चारों के लिए डिनर रेडी रखो, मतलब अंकिता, पुलकित, सौरभ और अंकित चारों के लिए। लेकिन अंकिता उस डिनर के लिए कभी नहीं लौटी क्योंकि हुआ क्या कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन और बाद में तीनों एक्यूज्ड की कन्फेशन से जो बातें सामने आई उसके अकॉर्डिंग बहस और झगड़ा करने के बाद पुलकित ने अंकिता को कहा कि चलो बाहर चलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। और फिर अंकिता इनके साथ स्कूटर पर बैठकर रिजॉर्ट से बाहर निकली। इसे लगा शायद वो लोग बात करेंगे, मामला सुलझ जाएगा, लेकिन अंकिता को नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी सवारी होने वाली है। रास्ते में फिर से बहस हुई। अंकिता ने साफ मना कर दिया कि वो ये गंदा काम नहीं करेगी, वो अपनी डिग्निटी बेचने को तैयार नहीं थी। इस बात पर तीनों में से किसी ने या शायद तीनों ने मिलकर उस मासूम लड़की को चीला कनाल में धक्का दे दिया। वो कनाल जो ऋषिकेश में बहती है उसमें अंकिता गिर गई। वो लड़की जो तैरना नहीं जानती थी वो ठंडे पानी में स्ट्रगल करती रही। धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। लेकिन इससे पहले अंकिता को काफी मार भी पड़ी थी क्योंकि बाद में पोस्टमार्टम में इनके शरीर पर ब्लंट फोर्स ट्रॉमा के निशान मिले और फिर
चीला कनाल में फेंकने के बाद तीनों मर्डरर्स रिजॉर्ट वापस आ गए। अपने स्टाफ को कुछ और ही कहानी सुनाई। इन्होंने कहा कि अंकिता अपने कमरे में चली गई है, लेकिन अंकिता का कमरा खाली था। उसका बॉडी चीला कनाल के ठंडे पानी में बह रहा था और फिर अगले दिन यानी 19 सितंबर की सुबह हुई। अंकिता का कोई पता नहीं था। इनके पेरेंट्स परेशान हो गए क्योंकि उनकी बेटी के फोन बंद थे। पुष्प भी घबराया हुआ था क्योंकि अंकिता ने उसके कॉल्स नहीं उठाए थे। पुष्प ने पुलकित को कॉल किया। पुलकित ने बड़ी बेशर्मी से कहा वो अपने कमरे में चली गई है, लेकिन पुष्प को शक हो गया क्योंकि अंकिता ने उसे पहले ही बता दिया था कि रिजॉर्ट में हैरेसमेंट हो रही है। पुष्प ने तुरंत अंकिता के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया और 19 सितंबर की दोपहर को 4 बजे अंकिता के रिलेटिव अभिषेक को पुष्प का फोन आया। अभिषेक ने तुरंत अंकिता के फादर वीरेंद्र को बताया। पूरा परिवार टेंशन में आ गया। इस बीच पुलकित आर्य ने अपनी चालाकी दिखाई। इसने खुद 19 सितंबर को रेवेन्यू पुलिस के ऑफिसर वैभव प्रताप को इन्फॉर्म किया कि अंकिता मिसिंग है। ये एक प्लान्ड मूव था ताकि वो खुद को साफ दिखा सके। बाद में इसने अंकिता के फैमिली को भी कॉल करके बताया कि उनकी बेटी मिसिंग है, जिसके कारण वीरेंद्र सिंह भंडारी दौड़ते हुए ऋषिकेश पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश की। पुलकित ने उनसे कहा आपकी बेटी भाग गई है, लेकिन एक पिता का दिल जानता था कि उनकी बेटी भागने वाली नहीं थी। इसलिए वीरेंद्र भंडारी ने अगले 12 घंटों में 3-3 पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे। पौड़ी थाना, मुनि की रेती थाना और कोतवाली थाना ऋषिकेश, लेकिन किसी ने भी इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। हर जगह एक ही जवाब मिला, ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। 0 एफआईआर का सिस्टम तो था, इसमें कहीं भी कंप्लेंट दर्ज हो सकता था, लेकिन अंकिता के फादर के लिए वो सिस्टम काम नहीं आया। इन्हें कहा गया कि रेवेन्यू पुलिस के पास जाओ, और रेवेन्यू पुलिस के ऑफिसर वैभव प्रताप के पास जब मैटर पहुंचा तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये खुद लीव पर चला गया बिना कुछ किए, बिना एफआईआर दर्ज किए। ये अपनी जिम्मेदारी से भाग गया। एक बेटी की जिंदगी दांव पर थी और ये ऑफिसर मजे से छुट्टी पर चला गया। लेकिन 20 सितंबर को वैभव की जगह आए एक नए ऑफिसर विवेक कुमार ने दोपहर 2 बजे जाकर कंप्लेंट रजिस्टर की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंकिता की बॉडी चीला कनाल के पानी में कहीं बह रही थी और अंकिता के फादर वीरेंद्र भंडारी ये हार नहीं माने। ये जानते थे कि इनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। इन्होंने देहरादून के बड़े बड़े ऑफिशियल से कांटेक्ट किया, स्टेट वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन से मिले, विधानसभा के स्पीकर से बात की, डीजीपी के पास गए। इन्होंने लोकल न्यूज पोर्टल जागो उत्तराखंड को भी कांटेक्ट किया और फाइनली 22 सितंबर की शाम को आखिरकार केस को रेवेन्यू पुलिस से रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर किया गया। लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब पुलिस ने पुलकित आर्या और उसके साथियों से पूछताछ की। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को शक हुआ क्योंकि जो कहानी पुलकित और इसके साथी बता रहे थे वो कहानी मैच नहीं हो रही थी, कंट्राडिक्शंस थे। इसलिए 23 सितंबर 2022 को पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया, पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता। पूछताछ में तीनों टूट गए और इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इन्होंने बताया कि उन्होंने अंकिता को चीला कनाल में धक्का दे दिया था। और फिर 24 सितंबर 2022 वो दिन जब अंकिता के परिवार की सबसे बुरी आशंका सच हो गई। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ की टीम ने चीला कनाल के बैरेज से अंकिता की बॉडी रिकवर की। मतलब पूरे 6 दिन के बाद अंकिता की बॉडी चीला कनाल से निकाला गया था और बॉडी निकालने के बाद एम्स ऋषिकेश में पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में लिखा गया डूबने से मौत हुई, लेकिन साथ ही ये भी लिखा था कि मरने से पहले अंकिता को ब्लंट फोर्स ट्रॉमा लगा था। मतलब साफ था उसे मारा पीटा गया था, फिर पानी में फेंका गया था। और उसी दिन यानी 24 सितंबर की सुबह जब अंकिता की बॉडी चीला कनाल से निकाली गई तो वो सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया, ये बन गया था एक ऐसा स्कैंडल जो पूरे उत्तराखंड की नींद उड़ा देने वाला था। लेकिन जो बातें आने वाले दिनों में सामने आई वो इस ट्रेजेडी को एक और गहरे घाव में बदल देने वाली थी। 23 सितंबर को यानी एक दिन पहले ही जब अंकिता की बॉडी अभी भी पानी में कहीं बह रही थी तो कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। वनंतर रिजॉर्ट पर बुलडोजर पहुंच गए, जेसीबी मशीन आ गई और शुरू हो गया एविडेंस का सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन। ये सब हुआ यमकेश्वर की बीजेपी एमएलए रेणु भिष्ट और देन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार के ऑर्डर्स पर। जेसीबी ड्राइवर दीपक का स्टेटमेंट बाद में कोर्ट में आया, जिसमें इन्होंने बताया कि उसे उस दिन 2 बार बुलाया गया था। पहले उसने रिजॉर्ट के गेट और बाउंड्री वॉल को तोड़ा, फिर दोबारा बुलाया गया और उससे अंकिता के कमरे की दीवारें, खिड़कियां सब कुछ तोड़ने को कहा गया। दीपक ने एफिडेविट में लिखा कि उसे एमएलए रेणु भिष्ट के पर्सनल असिस्टेंट ने कॉल करके बुलाया था और उसी रात उसे रिजॉर्ट के पास वाले कमरे में रुकने को कहा गया। 24 सितंबर को जब पुलिस ने रिजॉर्ट को सील कर दिया था तब मिस्ट्रियसली वहां आग लग गई। फिर अगले दिन भी आग लग गई। 2 दिन लगातार हर वो चीज जो एविडेंस हो सकती थी, फोन रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, अंकिता के कमरे के निशान, सब कुछ राख हो गया। ये सब इतना सिस्टमैटिक था कि सवाल खड़ा होना एकदम जरूरी था कि क्या छुपाया जा रहा है, किसे बचाया जा रहा है। लेकिन लोगों का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था।
उत्तराखंड की सड़कों पर लोग उतर आए। देहरादून, पौड़ी, ऋषिकेश, हरिद्वार, हर जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लड़कियों ने मोमबत्तियां लेकर साइलेंट मार्च निकाले। स्टूडेंट सड़कों पर आ गए। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया था, ये बन गया था एक सिंबल, एक बेटी के साथ हुए अन्याय का, सिस्टम की नाकामी का, पावरफुल लोगों की मनमानी का, जिसकी वजह से 24 सितंबर को ही बीजेपी को एक्शन लेना पड़ा। पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ गया था कि पार्टी को विनोद आर्या को, जो पुलकित के फादर थे और एक इन्फ्लुएंशियल बीजेपी लीडर थे, इनको पार्टी से एक्सपेल करना पड़ा। इनके दूसरे बेटे अंकित आर्या भी, जो उत्तराखंड ओबीसी कमीशन का वाइस प्रेसिडेंट था, इसे भी निकाल दिया गया। लेकिन आयरनिकली एमएलए रेणु बिष्ट, जिनके नाम पर रिजॉर्ट डेमोलिशन के सीरियस एलिगेशन थे, वो अपनी सीट पर बनी रही। बीजेपी ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और अगले दिन यानी 25 सितंबर 2022 को अंकिता का क्रीमेशन किया गया। श्रीनगर के एनआईटी घाट पर हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत आए, कांग्रेस एमएलए राजेंद्र भंडारी आए, लेकिन उस भीड़ में सबसे ज्यादा दर्द था सोनी देवी और वीरेंद्र सिंह भंडारी का। इन्होंने अपनी बेटी को अंतिम बार देखा, लेकिन इनकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, एक सवाल भी था, मेरी बेटी को किसने मारा? सिर्फ ये 3 लोग या कोई और भी था? इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिसकी हेड थी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल पी रेणुका देवी। दिसंबर 2022 में पुलिस ने 500 पेज का चार्जशीट फाइल किया। ऑलमोस्ट 100 विटनेस एग्जामाइन किए गए, एविडेंस कलेक्ट किए गए। जितने बच पाए थे, पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के खिलाफ मल्टीपल चार्जेस लगाए गए। आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, सेक्शन 354 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी चार्जेस थे। लेकिन एक बात थी जो अंकिता की फैमिली और पब्लिक को परेशान कर रही थी, वो वीआईपी गेस्ट कौन था? अंकिता ने अपने दोस्त पुष्प को अपने व्हाट्सएप चैट में बार बार मेंशन किया था कि उस पर प्रेशर डाला जा रहा है किसी वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने का। फॉर्मर रिजॉर्ट एम्प्लॉय ने भी इस बात की पुष्टि की थी, लेकिन चार्जशीट में इस वीआईपी एंगल का कोई जिक्र नहीं था, किसी वीआईपी का नाम नहीं आया। अंकिता की मां सोनी देवी ने एक नाम लिया था, अजय कुमार, जो अपेरेंटली एक आरएसएस ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी थे। इन्होंने डिमांड की कि अजय कुमार के फोन रिकॉर्ड चेक किए जाए, मर्डर से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद के। लेकिन पुलिस ने कहा कि उन्हें कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला। सोनी देवी ने भी डिमांड की कि एमएलए रेणु बिष्ट और एसडीएम प्रमोद कुमार को अरेस्ट किया जाए एविडेंस डिस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जर्नलिस्ट आशुतोष नेगी, जिन्होंने इस केस को सबसे पहले हाईलाइट किया था, इनके खिलाफ भी प्रेशर बनाया गया। इनकी वाइफ का ट्रांसफर कर दिया गया। सोनी देवी ने धमकी दी कि अगर नेगी के खिलाफ केस वापस नहीं लिया गया और उनकी वाइफ का ट्रांसफर कैंसिल नहीं किया गया तो वो अपनी जान दे देगी। मतलब सिस्टम उन लोगों के अगेंस्ट था जो जस्टिस मांग रहे थे। फिर अक्टूबर 2022 में जर्नलिस्ट आशुतोष नेगी ने अंकिता के पेरेंट्स के साथ मिलकर उत्तराखंड हाई कोर्ट में राइट पिटीशन फाइल की। इन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की। इन्होंने कहा कि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन बायस्ड है क्योंकि क्रूशियल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, पुलकित का फोन, सब कुछ या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया या गायब हो गया। इन्होंने की विटनेस के लिए प्रोटेक्शन की भी मांग की क्योंकि इन्हें थ्रेट्स मिल रहे थे। लेकिन 21 दिसंबर को हाई कोर्ट ने यह प्ली डिसमिस कर दी। सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसलेव ने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की। इन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से सिस्टमैटिकली फॉरेंसिक एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया। इन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की एलिज्ड कॉम्प्लिसिटी को देखते हुए कोर्ट की ओवरसाइट जरूरी है फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस बीच ट्रायल कोर्ट में केस चलता रहा। अंकिता के पेरेंट्स हर हियरिंग में कोर्ट जाते रहे। वीरेंद्र सिंह और सोनी देवी अपने गांव ढोप श्रीकोट से रोज स्टेट बस पकड़ते, 18 किलोमीटर दूर श्रीनगर टाउन जाते और वहां धरने पर बैठती अपनी बेटी के जस्टिस के लिए। और फिर 30 मई 2025 को, वो दिन जब कोट द्वार की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। जज रेना नेगी ने तीनों एक्यूज्ड पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिल्टी पाया और इन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इन्हें आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट, सेक्शन 201 एविडेंस डिस्ट्रक्शन के तहत 5 साल की सजा और आईटीपीए एक्ट के तहत 5 साल की सजा दी। साथ ही 50,000 रुपए का फाइन भी लगाया। कोर्ट ने अंकिता के फैमिली को 4 लाख रुपए कंपेंसेशन की भी अनाउंसमेंट की, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि केस सेटल हो गया। तीनों मर्डर्स जेल में थे, लेकिन अंकिता के पेरेंट्स को चैन नहीं था। वो वीआईपी कौन था? क्यों उसका नाम नहीं आया? क्या सच में सिर्फ ये 3 लोग इन्वॉल्व थे? पुलकित आर्या ने वर्डिक्ट के खिलाफ उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपील भी फाइल कर दी। उसके लॉयर ने आर्ग्यू किया कि कन्विक्शन फ्लॉड है क्योंकि कोई डायरेक्ट आई विटनेस नहीं था। हाई कोर्ट ने नवंबर 18 के लिए हियरिंग शेड्यूल की और फिर आया वो ट्विस्ट जिसने पूरे केस को फिर से खोल दिया। दिसंबर 2025 में एक एक्ट्रेस उर्मिला सनवार ने सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप शेयर की। उर्मिला क्लेम कर रही थी कि वो फॉर्मर बीजेपी एमएलए सुरेश राठौर की वाइफ है। हालांकि राठौर पहले से ही मैरिड थे रविंद्र कौर से। उर्मिला ने बताया कि नवंबर में राठौर के साथ उनकी बहस हुई थी
और उस बहस में राठौर ने कहा था कि जिस रात अंकिता का मर्डर हुआ उस रात से एक रात पहले एक वीआईपी रिजॉर्ट में गया था। और वो वीआईपी कौन था? तो वो वीआईपी था दुष्यंत कुमार गौतम, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और उत्तराखंड के इंचार्ज, जिन्हें लोग गट्टू भी कहते हैं। मतलब जो ऑडियो और वीडियो क्लिप शेयर किया गया उर्मिला सनवार द्वारा, उसमें इन्होंने क्लेम किया कि वो वीआईपी बीजेपी लीडर दुष्यंत कुमार गौतम है। आप खुद सुन लीजिए। वो विनोद आने का वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। और ये जो पूरा रेवलेशन था वो एक बॉम्ब सील की तरह था। पूरा उत्तराखंड फिर से सड़कों पर आ गया, लेकिन इस बार प्रोटेस्ट और भी बड़े थे और भी इंटेंस थे। यंग गर्ल्स ने अपने खून से प्रेसिडेंट को लेटर लिखे। स्टेट बीजेपी लीडर्स ने पार्टी से रिजाइन करना शुरू कर दिया। 4 जनवरी को देहरादून में मैसिव रैली निकली। एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी ने भी डेमोन्स्ट्रेशन किए। आर्मी वेटरन पीसी थपलियाल ने कहा ये उत्तराखंड का अपना एप्स्टाइन फाइल है, अगर ये खुलेगा तो बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। एक्टिविस्ट भावना पांडे ने कहा चीफ मिनिस्टर धामी अगर सोचता है कि कॉस्मेटिक गेस्चर से हम शांत हो जाएंगे तो वो गलत है। हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं और ये जितने भी लोग जस्टिस के लिए लड़ रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन सब का डिमांड क्लियर था, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में, और साथ ही साथ वीआईपी एंगल को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए। हालांकि उर्मिला सनवार ने दुष्यंत कुमार गौतम को एज अ वीआईपी बताया था इस केस में, लेकिन दुष्यंत कुमार गौतम ने सारे एलिगेशन से स्ट्रांगली डिनाई किए। इन्होंने कहा कि वो उस टाइम उत्तराखंड में नहीं थे। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने भी यही कहा और इसके चलते गौतम ने दिल्ली कोर्ट में 2 करोड़ रुपए का डिफेमेशन सूट फाइल किया। उर्मिला सनवार, सुरेश राठौर, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाकी सभी के खिलाफ जिन्होंने इनका नाम लिया था। कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के ऑर्डर्स भी दिए, लेकिन सुरेश राठौर ने कहा कि वो ऑडियो एआई जनरेटेड है, फेक है। इन्होंने क्लेम किया कि ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है उनकी इमेज खराब करने के लिए, और इसके कारण उर्मिला को हाइडिंग में जाना पड़ा क्योंकि इनके खिलाफ हरिद्वार और देहरादून में मल्टीपल एफआईआर फाइल हो गई। पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, लेफ्ट पार्टी सब ने मिलकर प्रोटेस्ट की। आम आदमी पार्टी के दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने कहा जो लोग धर्म के नाम पर लाठियां लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं, वो अंकिता जो एक हिंदू की बेटी थी उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे। मतलब पूरे अपोजिशन पार्टीज ने सवाल उठाया कि कैसे एक रूलिंग पार्टी के सीनियर लीडर का बेटे के रिजॉर्ट में सेक्स रैकेट चल रहा था और किसी को पता नहीं था। मतलब प्रेशर इतना बढ़ गया कि फाइनली 7 जनवरी 2026 को चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी को अंकिता के पेरेंट्स से मिलना पड़ा। मीटिंग में धामी ने वीरेंद्र सिंह और सोनी देवी के ऊपर सॉल डाली, एक ट्रेडिशनल गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट, और इन्होंने अनाउंस किया कि पौड़ी के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ढोप को अब लेट अंकिता भंडारी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ढोप कहा जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए रिकमेंड करेगी, और आज जनवरी 2026 में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। लेकिन अंकिता के पेरेंट्स को अभी भी पूरा भरोसा नहीं है कि पूरी सच्चाई सामने आएगी या नहीं। ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में हो। ये चाहते हैं कि हर वो पर्सन जो इस क्राइम में इन्वॉल्व था, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे सजा मिले।